हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की। तो देखा था कि कंडक्टर्स भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर पाते हैं और इंसुलेटर्स क्यों नहीं कर पाते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और उनसे इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। और आज उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और समझेंगे। तो भाई इस सेशन का मैंने टारगेट फिक्स कर दिया है कि इस सेशन में हमें समझना होगा इलेक्ट्रिक करंट को। तो जब टारगेट हो गया है फिक्स तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ और बातें समझेंगे। अब जल्दी से हम करते हैं क्या, एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था कि जिस तरह से मास क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, उसी की तरह जो चार्ज है वो भी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। जैसे मास सभी मैटर का होता है, चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो, उसी की तरह जो चार्ज है वो भी एक बड़े ऑब्जेक्ट का भी चार्ज होता है और एक छोटे से ऑब्जेक्ट का भी चार्ज होता है। हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट एंटाइटी की, किसी भी मैटर की, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। उस एटम के अंदर भी क्या होता है, उसका एक चार्ज होता है। भाई चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बोला कि जो चार्ज है वो सभी चीज़ों का होता है। तो अगर सभी चीज़ों का चार्ज है तो फिर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्यों छोड़ें। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के पास भी क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब अगर मुझे आपको बताना है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वो कैसे बन गया ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो भी किसका बना होगा, एटम्स का ही बना होगा। सारी चीज़ें एटम्स की बनी होती हैं। अगर मेरे पास एक बॉल है, मैं उस बॉल के लिए कह रही हूँ कि ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या कि उस बॉल के अंदर जो एटम्स होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। ये मत कहना कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या कि वो जो बॉल है उसके एटम्स के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्रोटॉन्स हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाई पॉजिटिव चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं, प्रोटॉन से आ रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं। तो अगर बॉल कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मत कहना कि बॉल के अंदर जो एटम्स होंगे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि प्रोटॉन्स हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब होते हैं। डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर में। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर मेरी बॉल कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगा। इसको घुमा दो, उल्टा कर दो। मैं बोल रही हूँ कि अब मेरी बॉल कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉल के एटम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन से ही आ रहा है। तो अगर मैंने बोला कि मेरी बॉल कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस बॉल के एटम्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। जी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर में। बॉल के एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया है। कहाँ से ज़्यादा हो गया है, उसने कहीं से ले लिया है। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, इसीलिए बॉल कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक, फिर इसके बाद में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट की एक डेफिनेशन बताई थी। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अभी रेट को अभी हटा दो, रेट अभी हमने पढ़ा नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, चार्ज पढ़ा है। चार्ज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि ऑपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज के बारे में काफ़ी हमारे पास अब इंफॉर्मेशन आ गई है। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्स होती है। ठीक, अब चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन थी हमारी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट को हटा दो, 2 वर्ड्स अपने पास हैं काम के। पहला क्या है, चार्ज, जो हमने समझ लिया, और दूसरा क्या है, फ्लो।
यानी कि चार्जेस क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। फ्लो करते हैं मतलब क्या, चार्जेस बहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तभी आएगा जब चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आपने बोला था कि मैम कंडक्टर्स बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम कि कंडक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दें, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती हैं। भाई अगर कंडक्टर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू ट्रैवल करने दे रहा है, मूव करने दे रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है। और अभी अभी इलेक्ट्रिक करंट की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पे चार्ज फ्लो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को ये जाने दे रहा है कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि वहां पे चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है कि भाई कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर पाते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अब हमें लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब हमें ये हमको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि हमें पता है कि कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर चार्जेस फ्लो होते हैं। और स्पेसिफाई करते हैं कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं भाई, तो उनके अंदर नेगेटिव चार्जेस फ्लो होते हैं। कौन से चार्जेस फ्लो होंगे, नेगेटिव चार्जेस उनके अंदर फ्लो होंगे। ठीक, अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि नेगेटिव चार्ज कहां से आता है। नेगेटिव चार्ज आता है सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से। हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर एक नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज कहां से आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा कंडक्टर के अंदर जो एटम्स है ना उनके इलेक्ट्रॉन से आएगा। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स भाई, हम घूमने कब जा पाते हैं, हम बहते कब हैं, हम फ्लो कब कर पाते हैं। भाई चार्ज क्या कर रहा है कंडक्टर के अंदर, घूम ही तो रहा है ना, फ्लो ही तो कर रहा है। हम कब घूम पाते हैं, जब हम फ्री होते हैं, एग्जाम्स हो चुके रहते हैं, है ना, पढ़ाई हो चुकी रहती है, तब हम मजे से घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन निकला है घूमने के लिए। कब घूमने निकलेगा, जब वो होगा फ्री, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण हम बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। ठीक, फिर हमने ये सोचा था, समझा था कि आखिर ये फ्री कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम फ्री कैसे होते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री हो गया। तो जरा देखो, एटम का जो आपको स्ट्रक्चर है वो याद करो। ठीक है, क्या होता है एटम का स्ट्रक्चर, एक कंडक्टर से हमने समझा था प्रीवियस सेशन में। कौन सा कंडक्टर हमने लिया था, कॉपर लिया था। कॉपर क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या था भाई, 29 था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकलेगा इसका, ये रहा कॉपर के एटम का न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18, 18 + 2 20, और ये हो जाएगा 1। यानी कि कॉपर का जो एटम है, एक एटम, अभी मैं कॉपर के एक एटम की बात कर रही हूँ, उसके जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर की तरफ जो शेल है, उसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले तो जो बाहर की तरफ शेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल, है ना, पढ़ा होगा आपने। इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कॉपर के एटम का जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही है। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कॉपर के इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो मैं कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, आपको याद होगा कि भाई न्यूक्लियस जो होता है ना, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिबिट करता है, अपनी तरफ खींच के उसको पकड़ के रखता है। जितने ज़्यादा पास होगा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, उसके ऊपर न्यूक्लियस जो फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, वो उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना दूर होगा कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, उस पर लगने वाला जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो अगर मैं फर्स्ट शेल से, इनर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूंगी तो मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा मुझे। क्यों, क्योंकि इस अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अपना एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है।
तो भाई अंदर वाले शेल से तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं लूंगी इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक इलेक्ट्रॉन लेंगे जिसके ऊपर न्यूक्लियस अपना सबसे कम फोर्स लगा पा रहा है। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? जो सबसे दूर होगा। दूर मतलब कहाँ होगा? आउटर मोस्ट शेल में होगा। मतलब कहाँ होगा? वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस शेल के पास कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि अगर मुझे इस कॉपर के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन उठाना है तो मैं क्या करूंगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठाऊंगी। ठीक है, क्योंकि इसको एटम से बाहर निकालना इज इजी। तो मैं क्या करूंगी? मैं एक एनर्जी अप्लाई करूंगी। ठीक है, मैं फोर्स की एक एनर्जी अप्लाई करूंगी, जिसके कारण क्या होगा? वैलेंस शेल से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा, एटम के बाहर आ गया। यानी कि वो क्या हो गया? अब वो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री, क्योंकि शेल से बाहर आ गया ना, एटम के ही बाहर आ गया। अब वो क्या हो गया? फ्री हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करते हैं? फ्लो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा। और जब नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा? वहां पे करंट फ्लो होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। और जो चीजें अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें उन्हें हम क्या कहेंगे? कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए ये हमने देख लिया। लेकिन अभी तक हमने इंसुलेटर्स की बात नहीं करी कि भाई कंडक्टर्स के बारे में आपने बता दिया मैम कि हाँ कंडक्टर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इंसुलेटर्स क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते? इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, और जहां कंडक्ट नहीं हो रही इसका मतलब क्या? वहां पे चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है, चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या होता है? इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि उसमें उनके अंदर इंसुलेटर के अंदर चार्जेस का फ्लो नहीं होता है। यानी कि कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या? कि इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं भाई? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर एटम का नहीं बना है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इंसुलेटर भी क्या है? एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसका बना होगा? एटम्स का बना होगा। एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन भाई इन एटम्स, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये इमेज किसकी है? कार्बन के एटम्स की है। ठीक है, कार्बन क्या होता है? एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या आप उसको इंसुलेटर भी बोल सकते हो। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये आपको बहुत सारे जो सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये भाई कार्बन के एटम्स हैं। ये बीच में ब्लू कलर के सर्कल्स क्या हैं? ये कार्बन एटम्स के न्यूक्लियस हैं। तो इतना पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? एक कार्बन एटम। ये क्या है? दूसरा कार्बन एटम। ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि वहां पे चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे हैं। कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है। आखिर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो क्यों नहीं रहा है? तो जरा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक कार्बन का जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से देखिए आप। ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन एटम के, जो दूसरा कार्बन एटम है उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कितने क्लोजली बॉन्डेड हैं। काफी क्लोज और बढ़िया पैकेजिंग है इनकी। इनसे इतनी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल है ना भाई? आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि सभी एक जो एटम होता है वो क्या करना चाहता है? एक स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है, अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। कैसे हो पाता है ये? तो भाई दूसरे एटम से, अगर किसी एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, अपने जो ऑक्टेट है उसको अगर उसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है, तो उस इनकम्प्लीट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है? दूसरे एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ले लेता है, या तो कंप्लीटली ले लेता है या फिर शेयरिंग कर लेता है कि भाई तुम मुझे दो, मैं भी तुम्हें दो दे दूंगा। यहाँ भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल काम में लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी एनर्जी का काम है, इसीलिए ये इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्लोज पैकेजिंग में इन्वॉल्व हैं, दूसरे एटम की जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने में लगे हुए, अपने एटम की भी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, अपने एटम के भी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे और बाजू वाले एटम के ऑक्टेट को भी कंप्लीट करेंगे। इसके कारण इनसे इलेक्ट्रॉन फ्री कराना बड़ा मुश्किल है, और जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होंगे तो फिर फ्लो क्या होंगे। ठीक है, आई बात आपको समझ में। अब एक काम करते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने फ्री इलेक्ट्रॉन तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे फ्री किया, लेकिन अभी तो आपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना बताया ही नहीं। बात तो सही है आपकी, मैंने अभी तक आपको कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ये तो बताया ही नहीं। तो ये लो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक एटम से हमने क्या किया, एनर्जी दी। सपोज ये क्या है, ये है एक कॉपर एटम। इस कॉपर एटम का जो आउटर मोस्ट शेल था, वैलेंस शेल था, उस पर मैंने क्या किया, एनर्जी दी। एनर्जी देने के कारण क्या हुआ, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो फ्री हो गया। अब वो क्या बन गया, फ्री हो गया और वो एटम के बाहर निकल आया। ठीक है, हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, कॉपर का एग्जाम्पल लिया था। अब ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है ये क्या है, एक कॉपर वायर है। अब जाहिर है कॉपर वायर में केवल एक ही कॉपर एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे कॉपर एटम्स होंगे। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पे 5 कॉपर एटम्स दिख रहे हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली है ना, ये परमानेंट नहीं होती है कि एक बार एनर्जी देकर के क्या हुआ, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से, आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाल दिया, अब वो जिंदगी भर जो है ना बाहर ही रहने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो पड़ोस वाला कॉपर एटम होगा ना, जैसे ही वो देखेगा कि भाई इस वाले पड़ोसी एटम से जो है इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, तुरंत क्या करेगा, उसे अपनी तरफ दबोच लेगा, उसे अपने एटम की तरफ ले लेगा। अब ये तो गड़बड़ हो गई, कितने मुश्किलों से तो एनर्जी दे करके एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया था, इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाया था। जैसे वो फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर निकला, पड़ोसी एटम ने क्या किया, पड़ोसी एटम ने उसको अपने पास रख लिया। फिर क्या करेंगे, फिर हम अब लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन तो फ्री करवाना ही है। अब हम क्या करेंगे कि सेकेंड एटम पे भी क्या करेंगे, एनर्जी अप्लाई करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, फिर से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम के बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जैसे ही सेकेंड एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन निकला फ्री होकर के, फिर से जो पड़ोसी वाला एटम था, एटम नंबर 3 कॉपर एटम, उसने क्या देगा कि अरे पड़ोसी के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, फट से जाकर के ले लो। तो थर्ड एटम ने भी क्या किया, कॉपर एटम ने उस फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लिया, और इसी तरह से सिलसिला जो है कंटिन्यू रहा। एक एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरे से फ्री हुआ, कैसे फ्री हुआ, एनर्जी अप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स, फिर तीसरे ने ले लिया, तीसरे से फ्री हुआ तो चौथे ने ले लिया, चौथे से निकला तो फिफ्थ ने ले लिया। अब जरा ये जो लेने की प्रक्रिया है इसको जरा आप ध्यान से देखो कि एक एटम से निकला, दूसरे ने ले लिया, इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो फ्लो नहीं कर रहा, भले ही क्या हो रहा है कि एक से दूसरे एटम के पास जा रहा है, फिर दूसरे से तीसरे एटम के पास जा रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में वो फ्लो तो कर रहा है ना, आखिर एक एटम से दूसरे एटम से निकल के बाहर आ तो रहा है ना। तो इसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, है ना। आप सोचोगे कि मैम ने फ्लो तो बताया ही नहीं, भाई फ्लो यही है, एक एटम से निकल के दूसरे एटम पे जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, तीसरे से चौथे में जाना, और इसी तरह से सिलसिला कंटिन्यू करना, यही क्या कहलाता है, यही हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आप देख सकते हो कि आप किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते करते पहले एटम से कहाँ तक पहुँच गया, फिफ्थ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा डेफिनेशन पे जाओ, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पे। क्या थी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज हमने देख लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे फ्लो होता है वो भी देख लिया,
है ना, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे थे, तो कैसे करा रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करके करवा रहे थे। अब एक काम करते हैं, ये जो चार्ज का फ्लो है ना, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, टाइम के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेट, किस चीज का, चार्ज का, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको रेट निकाली हो तो आप क्या करोगे, उस क्वांटिटी को डिवाइड कर दो टाइम के साथ, तो क्या बन जाएगा, उस क्वांटिटी का रेट बन जाएगा। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ, टाइम के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कंप्लीट। हम इतनी देर से क्या कर रहे थे, हम इतनी देर से ये एक जो आधी लाइन की जो डेफिनेशन है ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं प्रीवियस सेशन से इस सेशन तक, वो क्यों पढ़ी है, सिर्फ ये एक आधी, एक भी नहीं है, ये आधी डेफिनेशन को समझने के लिए। आधी मतलब ये नहीं कि ये इनकम्प्लीट है, आधी मतलब ये कि छोटी सी है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी सी डेफिनेशन को समझने के लिए हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी। आई होप अब ये आपको छोटी सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिवाइड कर दो आप टाइम के साथ, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक करंट को अब आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आई के साथ, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, Q बाई टी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी ऐसा यूनिट भी होगी, चार्ज की ऐसी यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी, कूलम्स, टाइम की कितनी होती है, सेकेंड, तो कूलम सेकेंड इनवर्स क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एम्पियर नाम के, उन एम्पियर साहब ने बड़ा काम किया था इलेक्ट्रिक करंट पे, तो उनको ऑनर देने के लिए हमने क्या कर दिया, ये जो कूलम पर सेकेंड था ना, इसको हमने नाम दे दिया क्या, एम्पियर, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एम्पियर नाम दे दिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो गई भाई, एम्पियर। आप इसको कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो या आप इसको एम्पियर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, एम्पियर लिखना ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। आई आपको बात समझ में। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी पूछती है हमसे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो कि एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं जो कि एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। भाई ये चार्ज आता कहाँ से है, ये चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, ये जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये चार्ज आया कहाँ से है, ये इलेक्ट्रॉन से आया है, और इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है उससे आया है। जो हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इस चार्ज के कारण आ रहा है। और ये चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ये चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पे। तो मैं इस Q को कैसे लिख सकती हूँ, इस Q को मैं लिख सकती हूँ Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। N क्या है, N है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, और उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेगेटिव चार्ज है उस पे, ठीक है। तो मैंने Q को कैसे लिख दिया, N इंटू E। ये N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E हम बोलते हैं कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये रिलेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये करंट का जो फॉर्मूला है, आई होप ये तो आपको रटने की जरूरत ना पड़ी हो, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक चार्ज भी पढ़ लिया, फ्लो भी पढ़ लिया। रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, रेट आ गया, ठीक है। तो ये चीज याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ी होगी। याद क्या करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये होती है वैल्यू, और इस वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। ये रिलेशन समझ में आया। उसी समान ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन में हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो आप चार्ज की बात कर रहे हो ना इलेक्ट्रिक करंट में, ये आया कहाँ से है, ये आया है इलेक्ट्रॉन से, और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उससे आया है। तो हम इस चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके बीच में एक रिलेशन बिठाते हैं। रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो है। तो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और अगर आपसे अब सवाल आ रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, इस
सवाल में आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। चार्ज की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 1 दी गई है। तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर लोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि 1 कूलम चार्ज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, वो होती है एम्पियर, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे मारी एम्पियर, उनके नाम पे दिया गया था। ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, हमारी करंट क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ, एक सवाल और होता है कि आपको 1 एम्पियर करंट जो है ना डिफाइन करना है, तो बड़ा आसान होता है। क्या करोगे, सबसे पहले तो करंट का फॉर्मूला लिख देना, क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T। अब इन तीनों की क्या रख दो, ऐसा यूनिट रख दो। I की क्या होती है, एम्पियर, चार्ज की क्या होती है, कूलम, टाइम की क्या होती है, सेकेंड, और इन सभी ऐसे यूनिट के सामने क्या लगा दो, 1 1 और 1 लगा दो। और ये जो चीज बनी है ना, इसको आप अपने स्टेटमेंट में लिख दो कि भाई 1 एम्पियर चार्ज, 1 एम्पियर वो करंट होता है प्रोड्यूस जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से पास होता है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या बोला मैंने कि when 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करेगा तो कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो वो हो जाएगी 1 एम्पियर की यूनिट। यानी कि 1 एम्पियर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। 1 एम्पियर क्या है भाई, वो करंट है जो कि कब प्रोड्यूस होगा, जब 1 कूलम चार्ज कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ में हमारा आज का ये सेशन होता है कंप्लीट, और इसी सेशन के साथ में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हम एक ही वीडियो में कंबाइन करके आपको मैं बता सकूं। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अरेंज्ड फॉर्म में, यानी कि प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ सभी टॉपिक से वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।